बात चलिए कि भाई अवधि ज्ञान किसी को एक पूर्व कोटि तक, तो इसके लिए उत्तर आचार्यों ने दिया अवधि ज्ञान होना, अवधि ज्ञान का उपयोग होना अलग अलग बात है। अवधि ज्ञान होना, अवधि ज्ञान का उपयोग होना अलग अलग बात आएंगे। तो अवधि ज्ञान आयु प्रमाण रहता है, आयु जितनी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय उनको सारी पूर्वगल चीजें दिखती रहती हैं, ऐसा नहीं है। उसका उपयोग केवल अंतर्मूर्त लगा सकते हैं, फिर अंतर्मूर्त के बाद फिर अंतर्मूर्त लगा लेंगे जरूरत रहेगी तो, लेकिन कंटिन्यू अवधि ज्ञान अंतर्मूर्त ही होता है। विभंगावधि ज्ञान हम लोग पहले जान चुके हैं, मनुष्य और त्रियंच को अंतर्मूर्त होता है, और देव और नारकी को, देव को तो 22 सागर तक हो सकता है, 31 सागर तक हो सकता है, और नारकी को 33 सागर तक। 7वें नरक की आयु 33 सागर है, और 31 सागर 9वें ग्रेवक की है। 9वें ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि जीव जाता है। लेकिन विभंगा अवधि ज्ञान, जैसे अभी हम लोगों ने जाना कि अवधि ज्ञान किसी को एक पूर्व कोटि आयु तक हो सकता है, वैसा विभंगा अवधि ज्ञान नहीं है। विभंगा अवधि ज्ञान लब्धि रूप से भी अंतर्मुहूर्त है और उपयोग रूप से भी अंतर्मुहूर्त है। किसके? मनुष्य और त्रियंच के। विभंगा अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंच के लब्धि रूप से भी अंतर्मुहूर्त है और उपयोग रूप से भी अंतर्मुहूर्त है, जबकि अवधि ज्ञान आयु प्रमाण है और उपयोग अंतर्मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा अवधि ज्ञान कितने दिन हो सकता है? तो आचार्यों ने कहा छायोपशमिक सम्यक ज्ञान है का जितना काल है उतना काल तक हो सकता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन का कितना काल है? 66 सागर। 66 सागर। तो 66 सागर तक अवधि ज्ञान रह सकता। हाँ, 66 सागर तक किसी को ज्ञान हो सकता है। 66 सागर। हाँ, 66 सागर। 66 सागर। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर जब आई बात कि उत्कृष्ट परमावधि का ज्ञान, प्रश्न नंबर 164, उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य ध्रुवाहार प्रमाण है, क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, काल असंख्यात लोगों के प्रदेश के बराबर है। उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषयभूत आवली के असंख्यात भाग गुना है। सर्वावधि का क्या करें? द्रव्य एक परमाणु है। परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र काल व भाव को असंख्यात से गुना करने पर सर्वावधि का क्षेत्र काल व भाव आता है। किसको? परमावधि के उत्कृष्ट को मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पर इन्होंने सर्वावधि का द्रव्य एक परमाणु है। आचार्यों ने बताया, जीवकांड जी और धवला जी में बता रहे हैं कि जो वर्गणा होती है सबसे आहार वर्गणा से सूक्ष्म तेजस वर्गणा होती है, तेजस वर्गणा से सूक्ष्म भाषा वर्गणा होती है, भाषा वर्गणा से सूक्ष्म मनोवर्गणा होती है, मनोवर्गणा से सूक्ष्म कारमान वर्गणा होती है। तो यहाँ पर जो एक परमाणु की बात आई वो कारमान वर्गणा के हिसाब से है। इसमें हम लोगों ने जाना कि दो मत है, कोई तो एक परमाणु को किसी आचार्य के हिसाब से तो परमाणु को नहीं स्कंद को जानता है, कोई आचार्य कहते हैं परमाणु को जानता है। इसमें बीच में इसी में नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति का जो 166 नंबर प्रश्न है, इसमें नीचे की चौथी लाइन देखिए, त्रियंचों का जघन्य अवधि ज्ञान, त्रियंचों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्टता से अपेक्षा तेजस शरीर को विषय करने वाले देशावधि के भेद पर्यंत होता है। तेजस शरीर हम लोगों ने भी जाना कि तेजस वर्गणा आहार वर्गणा से सूक्ष्म तेजस वर्गणा है, तो ये इतना जानते हैं।
अब अपने लोग थोड़ा मनःप्रिय ज्ञान के बारे में जानते हैं। अवधि ज्ञानी कोई जो होते हैं वो कोई आहार वर्गना को जानते हैं, कोई तेजस वर्गना को जानते हैं, कोई कारमान वर्गना को जानते हैं। किन्हीं आचार्यों के मत से अवधि ज्ञानी शुद्ध परमाणु को भी जान सकता है। पंचम काल में जो कल की उत्कल की जब जब जन्म लेंगे, उत्पन्न होंगे, तो उस समय किन्हीं मुनि राजों के द्वारा अंतर्मूर्त काल के लिए अवधि ज्ञान होगा। अंतर्मूर्त काल के लिए वो समय जानेंगे कि धर्म की हानि होने वाली है, वो धर्म की रक्षा करने में तत्पर रहेंगे। तो कितनी देर ऐसा नहीं है कि कल की उत्कल की के समय में किन्हीं मुनि महाराजों को बहुत समय तक रहेगा अवधि ज्ञान। आचार्य कहते अंतर्मूर्त के लिए होगा उनको अवधि ज्ञान। अब थोड़ा अपने चलते हैं। मैंने तो जो आखिरी कल की है उनके लिए पढ़ा है कि उनके टाइम में मुनि को अवधि ज्ञान होगा। हाँ, बस इतना ही तो पढ़ा। हाँ, मैंने तो जो 21वें लास्ट वाले कल होंगे, ये कल की उनके टाइम में जो मुनि होंगे उनको अवधि ज्ञान होगा। बाकी और किसी कलकी के बीच में तो नहीं पढ़ा मैंने। नहीं, सभी आप नहीं पढ़े उससे थोड़ी मतलब रखता है। सामान्य विवेचन आज जितना हम अभी आज बोले हैं आप सबका पढ़ा हुआ है क्या? कि गंधर को, परमावधि को, सर्वावधि को सर्वांग से होता है। किन किन का पढ़ा हुआ भाई? हाँ, नहीं पढ़ा मतलब कर्म भूमि। 1 मिनट, जो हम बोलना चाहते हैं सुन लीजिए पहले। कर्म भूमि में एक कोटि का अवधि ज्ञान होता है, पढ़ा हुआ है क्या? एक मैंने कई दिन से मैं कह रही हूँ, एक सामान्य विवेचन होता है, एक विशेष विवेचन होता है। सामान्य विशेषण, सामान्य इससे पढ़ाते विवेचन से अभी तक आधा ग्रंथ हो जाता। न मेरे को इतना की जरूरत है, न आप लोगों को माथा खपाने की जरूरत होती। ग्रंथराज खत्म होने पर आ जाता। ललिता जी, विवेचन और विशेष विवेचन में उतना ही अंतर है जितना पृथ्वी और आकाश में। सही बात है। ललिता जी, हाँ, कुछ सिद्धांत की बातें लिखा दीजिए ना अलग से। तो मैं तो इसीलिए तो धीरे धीरे बोल रही हूँ। अब मुझे तो पता नहीं चल रहा कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, तो फिर रिकॉर्डिंग पर लिख नहीं पाते हैं। मैं तो बोली भी हूँ सबको कि सब लिखते जाइए जिनको लिखना है। नहीं बाद में लिखते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिखते हैं, वो ज्यादा ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन करके लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। बार बार बोलते हैं, कई बार सेंटेंस को इधर लिखने गए तो आप आगे क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। हाँ, इसलिए बाद में रिकॉर्डिंग सुन के इधर लिखते गए तो आप आगे जो बोल रहे हैं वो छूट जाता है। सिद्धांत की बातें अलग से लिखा दीजिए। ये बात तो है ललिता जी, बाद में सिद्धांत की बातें अलग लिखा ददीजिए एक दिन क्लास में। 165 में मेरे पास 2-3 प्रश्न है मेरे को पूछने के लिए। 165 में सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट ये बताया उन्होंने। परमावधि से गुना करने के बाद में सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है बोल के। और आपने बताया था कि सर्वावधि में उत्कृष्ट और जघन्य ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक ही ये है उसका। हाँ, तो हम संख्या गुण से सर्वाधिक का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है, परमावधि का संख्या गुण से सर्वाधिक का उत्कृष्ट काल होता है। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ भैया कि उसका जब एक ही होता है तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुना रही हूँ। आप बहुत अच्छा है, शंका निकालनी चाहिए बिल्कुल। एकदम परफेक्ट बात है। सर्वावधि में जघन्य और उत्कृष्ट नहीं होता है। अब आपका ये प्रश्न है कि इसमें नहीं लिखा। अब इसका मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ, सब ध्यान से सुनिए। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। सर्वावधि का द्रव्य एक परमाणु है। काम खत्म। परमावधि के उत्कृष्ट, ये द्रव्य की बात छोड़ दी है, द्रव्य लाए ही नहीं यहाँ पर। परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र काल व भाव को असंख्यात से गुणा करने पर सर्वावधि का, जघन्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सर्वावधि का क्षेत्र काल व भाव आता है। ठीक है। अर्थात परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोकों से गुणा करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। सीमा बताई। तो यह उत्कृष्ट क्षेत्र बताया ना, उत्कृष्ट। हाँ, तो सीमा बताई।
कि कहाँ तक इनको हो सकता है। ये अच्छा, नहीं सीमा बताई, बाकी सारा तो होगा ही, है अच्छा। ना। और ये उसके योग्य असंख्यात मतलब उसके योग्य का मतलब क्या है? उसके मतलब योग्य परमावधि असंख्यात के उसके क्षेत्र को उसके योग्य परमावधि का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है उसके योग्य असंख्यात लोगों से, परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र, परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र अलग है, सर्वावधि का अलग है। तो अगर हम सर्वावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से गुणा करेंगे तब तो इसका मतलब वो सीमा तक नहीं जान रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो कितना बढ़िया सेंटेंस है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इन्होंने क्यों लिखा कि परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोगों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। सर्वावधि के क्षेत्र से क्यों नहीं गुणित कराए? सर्वावधि के क्षेत्र से गुणित करते तो इसका मतलब कि सर्वावधि जानता है उसमें और भी सीमा है। तो इन्होंने क्या क्या परमावधि जितना जान रहा उसके योग्य और सारे क्षेत्रों से गुणित करने पर जितना वो जान रहा है उस क्षेत्र के योग्य जितना जान रहा है वैसे ही क्षेत्र के और असंख्यात गुना करने से सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। कहीं भी दिखाइए जगह ने लिखा है क्या? ये उत्कृष्ट बोलने का मतलब कि इसके आगे और जानने का सब्जेक्ट नहीं है, इस क्षेत्र के आगे और कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, इस काल के आगे और कोई सब्जेक्ट नहीं बचा जो सर्वावधि में और विशुद्धि आने से जानेगा। नहीं, जगन उत्कृष्ट बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? जब एक ही प्रकार का होता है तो उत्कृष्ट बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी, सीमा बतानी है। अच्छा। हम जैसे मान लीजिए कहते हैं कि भाई हम तो कलकत्ता के बहुत बड़ी एरिया में रहते हैं, तो भाई कहाँ वो एरिया कौन सी और कितनी बड़ी, कहाँ तक रहते हो? हम पूरे कलकत्ते की एक एरिया है चौरंगी में, हम पूरे चौरंगी में रहते हैं, तो भाई कहाँ चौरंगी में कहाँ से कहाँ तक वो एरिया बताएंगे ना। उसी तरह से क्षेत्र बता रहे हैं कि इसके आगे और कुछ नहीं, उत्कृष्ट उनका यही है। जघन्य नहीं आया कहीं भी सर्वावधि का, क्योंकि सर्वावधि जघन्य होता ही नहीं है, एक ही प्रकार का होता है। और उत्कृष्ट में भी बाकी सब में जहाँ जघन्य और उत्कृष्ट है, एक बार और जानिए, चूंकि तो बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ ना, जघन्य उत्कृष्ट में तारतम्यता से असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। क्या समझे? परमावधि जघन्य जान रहा है क्षेत्र, परमावधि उत्कृष्ट क्षेत्र जान रहा। इस दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वो तारतम्यता से मध्यम, मध्यम भी परमावधि को कहा गया है, मध्यम परमावधि, लेकिन सर्वावधि में न मध्यम है न जघन्य है, केवल उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट कहने का मतलब कि अगर हम मान लीजिए केवल सर्वावधि लिखते तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता कि इससे बाहर भी कोई क्षेत्र है, नहीं तो सीमा तक लिखते कि पूरी इतनी सीमा तक है। बात समझ में आई क्या? पूरी सीमा बता दी इन्होंने, सीमांत तक है ये, मतलब इससे आगे और क्षेत्र है ही नहीं। आगे समझे। और ये असंख्यात रूपों से गुणित, रूप मतलब क्या यहाँ हो गया? परमावधि के उत्कृष्ट भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित मतलब क्या? उसका अगला सेंटेंस है परमावधि के उत्कृष्ट भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुण, असंख्यात तरह से, रूप मतलब तरह से, असंख्यात तरहों से, माने एक ही असंख्यात से नहीं करना है, असंख्यात तरह से गुणा करना, रूपों मतलब तरह से। अच्छा, रूप मतलब तरह से। अच्छा, हाँ, चले आगे, कुछ पूछना है? नहीं, हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें। चलिए, एक जीव के अपेक्षा हमने जाना इस ललिता जी, देशावधि। हाँ जी, ये उसके योग्य माने उसके किसके लिए लगा रहे हैं? ये परमावधि के लिए, परमावधि के लिए लगा रहे हैं। परमावधि के लिए अर्थात परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात, यानी परमावधि जितना जान रहा है, मान लीजिए परमावधि 500 किलोमीटर जान रहा है, मतलब परमावधि तो वैसे के योग्य 500 जितना है उससे, हाँ, उससे असंख्यात लोग गुना करना है, जितना वो जान रहा है, जितना उसके योग्य जाना हुआ क्षेत्र है, उसको कहते असंख्यात लोग से गुना कर देना है। और एक योग्य जो माने ऐसा उसके जानने योग्य। हाँ, जो अपन ये किसमें आया था, देशावधि का जो है संयम और संयत और असंयत दोनों को जो जानते हैं, वो असंयत में अपन 5वें गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक लेंगे क्या? असंयत में
संयत का आया था ना, संयत और असंयत जो जानते हैं। संयत में नहीं, संयत में 6 से 12 है। 6 से 12 6 से 12 होगा ना। अभी आप 5 में बोले थे इसलिए पूछ रहे हो। ना वो संयता संयत के में लिए बोले थे। 1 मिनट हो सकता है आप कहते हैं तो नहीं, वो देश संयमी त्रियंज के लिए बात आई थी कि देशावधि ज्ञान, त्रियंज को ही होगा। जगन्य देशावधि हाँ? ज्ञान, मेरी बात सुनिए। जगन्य देशावधि ज्ञान संयत और असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्यों तथा देश संयमी संयता संयत त्रियंजों के होता है। तो ये जी। देशावधि ज्ञान जो संयत बताया, ये 5 से 12 होगा कि 6 से 12 होगा? गुणस्थान नहीं, 1 मिनट। संयत का मतलब 6 से 12, असंयत का मतलब चौथा। अब चौथा और 6 से 12 के बीच में 5वां गुण स्थान है, तो उसको तो होगा ही होगा, वो त्रियंज लेकिन होगी। देशावधि होगा। हाँ, देशावधि की बात कर त्रियंज रही तो हूँ, है ही है। देशावधि की बात हाँ, कर रही हूँ। मनुष्य को यहाँ इस तरह से बताने का मतलब ये हुआ कि भाई संयत और असंयत के बीच में 5वां है, तो संयत को तो होता ही है, असंयत को हो रहा है तो 5वें गुण स्थान वाले को तो होगा ही होगा। हाँ ठीक है, जब चौथे को हो रहा है तो 5वें को होगा ही। हाँ, होगा ही होगा बस। वो तो 5वें 6ठे 7वें अर्थापत्ति सबको न्याय होगा आपने ही। बताया ही था उस दिन। अब थोड़ा सा हम लोग अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का थोड़ा सा अंतर समझते हैं। हाँ, प्रश्न नहीं है, अपने मन से बता। प्रश्न कहाँ से, इसमें थोड़ी तरह बताया है। अवधि ज्ञान 4 गति में हो सकता है, मन पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति में। जिसको लिखना हो लिख सकते हैं, मैं 2 बार 3 बार बोल दूंगी, धीरे धीरे बोल दूंगी। दोनों का अंतर लिखा रहे हैं, 2 जगह लिखना होगा। अवधि ज्ञान 4 गति में हो सकता है, मन पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति में। अवधि ज्ञान असंयत को हो सकता है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान संयत को ही। अवधि ज्ञान के लिए रिद्धि की जरूरी नहीं, मन पर्याय ज्ञान में रिद्धि जरूरी। अवधि ज्ञान वर्धमान चारित्र वाले को होना जरूरी नहीं, शर्त नहीं है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान की शर्त है वर्धमान चारित्र होना चाहिए। देशावधि भी संयत को होता है और मन पर्याय दोनों ही ज्ञान संयत को ही होता है। यहाँ देशावधि ज्ञान संयत। प्लीज 2 बार बोलिए ना, 2 बार 2 बार बोलिए। हाँ ठीक है सरिता जी। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का भेद बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर 1, अवधि ज्ञान 4 गति में हो सकता है, मन पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति में। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 जगह दोनों नाम लेके थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, सेंटेंस बाद में पूरा कर लीजिएगा। अवधि ज्ञान असंयत को भी हो सकता है, परंतु मन पर्याय ज्ञान संयत को ही। अवधि ज्ञान के लिए रिद्धि जरूरी नहीं, परंतु मन पर्याय ज्ञान रिद्धिधारी को ही होता है। अवधि ज्ञान वर्धमान चारित्र वालों के लिए जरूरी नहीं, पर मन पर्याय ज्ञान वर्धमान चारित्र वाले को भी होता है। अवधि ज्ञान संयत और असंयत दोनों को हो सकता है, परंतु मन पर्याय दोनों ज्ञान संयत को ही होता है। ललिता जी, ये ना हाँ जी। रिद्धिधारी तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान दोनों ही तो रिद्धि है। तो जो मन पर्याय ज्ञान है, पहले उनको दूसरी रिद्धि भी होनी चाहिए कि तब जाके मन पर्याय ज्ञान रिद्धि होगी, क्योंकि ये दोनों रिद्धियां ही तो है। अवधि ज्ञान भी रिद्धि में हाँ, रिद्धि है, पर ये चीज तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि मन पर्याय ज्ञान उसको होगा जिसको अवधि ज्ञान होगा, या मन पर्याय रिद्धि उसको होगी जिसको अवधि ज्ञान रिद्धि होगी। ऐसा शर्त नहीं है, कोई भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है, कोई एक भी नहीं हो सकती, दोनों भी हो सकती है। पर आपने
रिद्धिधारी मुनि कोई होएगी तो पहले से कोई रिद्धि होनी चाहिए उनके। हाँ, मन पर्याय ज्ञान रिद्धि कोई भी 8 रिद्धि में से कोई भी रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि छोड़ के 7 रिद्धि में से 7 रिद्धियों का उत्तर भेद बहुत है, उन 7 रिद्धियों में से कोई भी एक रिद्धि होनी चाहिए है। क्योंकि ये भी तो दोनों रिद्धि है। वर्तमान चारित्र लिख लिए जब। हाँ बोलिए बोलिए मंजू जी। मतलब मैं बोल रही थी अवधि ज्ञान ये भी तो एक रिद्धि है, अवधि ज्ञान भी रिद्धि है, मनप्रिय ज्ञान भी रिद्धि है ना? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल है। अवधि ज्ञान वर्धमान चारित्र वाले को होना जरूरी नहीं, मन पर्याय ज्ञान में वर्धमान चारित्र की शर्त जरूरी। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपने से अंतर लिख करके बनाया आप लोग को समझने के लिए, कहीं मेरे को ये गूगल में नहीं मिला है। 2-4 पॉइंट है हल्के फुल्के से, वही रिद्धिधारी को होता है, ये श्रावक को भी हो जाता है, ऐसे तो सभी किताबों में आता है, ये पहला अध्याय जहाँ पढ़ते वहां आता है, ये सब तो 2-4 अंदर तो आ ही जाता है। देशावधि संयत को भी असंयत को भी, मन पर्याय ज्ञान संयत को ही। अवधि ज्ञान के कई भेद, मन पर्याय ज्ञान के 2 ही भेद। अवधि ज्ञान शरीर के चिन्हों के द्वारा प्रकट होता है, मन पर्याय ज्ञान द्रव्य मन के द्वारा। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, मन पर्याय ज्ञान इहामति ज्ञान पूर्वक होता है, मन पर्याय ज्ञान इहामति ज्ञान पूर्वक होता है। नौवां पॉइंट, द्रव्य की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान से स्थूल, द्रव्य की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान से स्थूल। मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान से जाने हुए विषयों के अनंतवें भाग में, मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान से जाने विषय के अनंतवें भाग में। दसवां पॉइंट, अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र मात्र 45 लाख योजन ही। ग्यारहवां पॉइंट, ललिता जी 45 लाख योजन से बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा? क्यों हम लोग अवधि ज्ञान में पढ़े नहीं है क्या, कितना क्षेत्र जानेगा? सर्वावधि तो पूरा तीनों लोग को जान रहा है, 45 लाख योजन तो ये तो खाली 2.5 द्वीप हुआ। 45 लाख सिर्फ 2.5 द्वीप तक जान सकता है। हाँ, मन पर्याय ज्ञान, और ये तो पूरा सर्वावधि तो पूरी कृष्णाली को जान रहा है, अच्छा, लोग को जान रहा है। तो ये तो उसकी ज्यादा विशेषता हो गई।
अवधि ज्ञान की। हाँ हाँ इसमें तो फिर अवधि ज्ञान ज्यादा वो हो गया। हाँ, जानता है ना अवधि ज्ञान ज्यादा। ये क्या अवधि ज्ञान ज्यादा जानता है, ये तो है ही। क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय ज्यादा है, द्रव्य की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान का ज्यादा है। हाँ, तभी तो अलग अलग विवक्षा समझनी चाहिए ना, खाली ऐसे कह सूक्ष्मता देने की से थोड़ी। अपेक्षा मना पर्याय का अधिक है। नहीं, सूक्ष्म तो द्रव्य में आ गया भाभी, वो द्रव्य में आ गया। क्षेत्र हाँ। तो क्षेत्र है ना, वो द्रव्य की क्षेत्र अपेक्षा तो अवधि ज्ञान का अनंत में, ज्यादा है। हाँ अनंत में भाग को जानता है। जो है ना, उसमें भी तत्वार्थ सूत्र में है ना, तद अनंत भागे, उसके अनंत में हाँ, भाग में मना इसका पर्याय मना से। पर्याय ज्ञान का होता है। ये द्रव्य के लिए है। हाँ, सूक्ष्म के लिए। काल भाव की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान कम जानता है। यह काल भाव की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान से विषय क्षेत्र कम है, ये लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा। विषय क्षेत्र कम है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान का काल और भाव का विषय ज्यादा है। आंटी वापस से बताइए, मतलब आंटी 11 नंबर वापस बताइए जो आप रीड करना काल है। भाव, हाँ हाँ बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। काल भाव की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय मन पर्याय ज्ञान से कम है। ज्ञान से कम है, मन पर्याय ज्ञान से कम है। मन पर्याय ज्ञान का विषय, काल भाव का विषय अवधि ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा है। वापस बोलिए ना एक बार ये वाला। काल भाव की अपेक्षा, काल भाव के विषयों की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय मन पर्याय ज्ञान से कम है। मन पर्याय ज्ञान का अवधि ज्ञान से ज्यादा है। रोती रहे। अंतर हुई जाए, कोई अंतर हो गया। जाओ। 12 अवधि ज्ञान की विशुद्धता कम है। विपुल मति मन पर्याय ज्ञान एक नई चीज है। ये मुझे तो लगता है कोई नहीं पढ़ा होगा अभी तक, जो अभी बोलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसके बारे में आगे और विवेचन करते हैं। पहले लिख लीजिए। विपुल मति मन पर्याय ज्ञान बिना दूसरे के मन की सहायता के बिना भी जानता है। विपुल मति मन पर्याय ज्ञान बिना दूसरे के मन की सहायता के बिना भी जानता है। अवधि ज्ञान क्या बोले थे? अवधि ज्ञान का विशुद्धता कम है। कम बोले थे। कौन सा आप पूछ रही? अवधि ज्ञान की 12 विशुद्धता नंबर। ज्यादा। ये लास्ट वाला में अवधि ज्ञान का बताइए। हाँ, विशुद्धता, अवधि ज्ञान की विशुद्धता कम है, मन पर्याय ज्ञान की विशुद्धता ज्यादा है। क्योंकि विपुल मति मन पर्याय ज्ञान बिना दूसरे के मन की सहायता के बिना भी जानता है, विशुद्धता ज्यादा है। दीदी, मन के बिना कैसे जानेगा? मन का होगा वही तो भाव जानेगा। तो यही तो विशेष कथन है ना। अपने मोटे मोटे कथन सुने हुए हैं कि चिन्हों से जानता है, मन पर्याय ज्ञान मन की सहायता से जानता है। यही तो विशेष कथन निकल के आया। रिजुमति बिना मन के नहीं जाने, बिना दूसरे के मन की सहायता के बिना नहीं जानेगा। परंतु विपुल मति मन पर्याय ज्ञान बिना दूसरे के मन की सहायता के जान लेता है।
ये दूसरा पॉइंट और 5th पॉइंट सेम नहीं हुआ क्या भाभी? हाँ जी, पॉइंट और 5th पॉइंट कौन सा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सेकेंड पॉइंट जो है कि संयत को होता है और संयत को ही होता है, हाँ, और 5वां भी तो यही है, देश अवधि ज्ञान संयत संयत दोनों को होता है। है तो एक ही है, लेकिन ये यहाँ पर इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ चारित्र आ गया बीच में, तो चारित्र के बाद वो संयत का लिखना जरूरी हो गया वापस। इसको कैसे लिखें? और विशेष बात सुनिए, हम ये दोनों ज्ञान कौन से, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ध्यान से पहले सुन लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं, पहले वस्तु समझ लीजिए, कथन समझ लीजिए। ये दोनों ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को क्रम से जानते हैं। अगर एक साथ जान लेंगे सब कुछ तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। आचार्य क्या कह रहे हैं, ये दोनों ज्ञान वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को क्रम से जानते हैं, युगपद नहीं कि द्रव्य गुण पर्याय सब एक साथ जान लिए। ध्यान रखिएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय, गुण पर्याय द्रव्यम जो शब्द है उसकी बात आ रही है। ये दोनों ज्ञान वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को क्रम से जानते हैं, युगपद नहीं जानते। जब ये उद्गल के, पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखाती हूँ, पहले समझ लीजिए। ये दोनों ज्ञान वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को क्रम से जानते हैं, युगपद नहीं। जैसे जब ये पुद्गल के स्पर्श गुण को जानते हैं तब रस गंध वर्ण गुणों को नहीं जानते। जब गंध को जानते हैं तब स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों को नहीं। एक समय में एक एक गुण को क्रम से जानेंगे, भले ही अनंत गुण हो, क्रम क्रम से ही जानेंगे। बात समझ में आई? कथन तो साधारण ही है, बात कोई ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आए। समझ में आ गई ना सबको? ये दोनों ज्ञान वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को क्रम से जानते हैं, युगपद नहीं जानते। जब ये पुद्गल के स्पर्श गुण को जानते हैं तब रस गंध वर्ण गुणों को नहीं जानते। जब गंध गुण को जानते हैं तब स्पर्श रस वर्ण गुणों को नहीं। एक समय में एक एक गुण को क्रम से जानेंगे, भले ही अनंत गुण हो, क्रम क्रम से ही जानेंगे। अब एक प्रश्न हम मन पर्याय ज्ञान को जब पढ़े, हो सकता किसी के मन में आया हो, अभी प्रश्नोत्तर लिए नहीं थे, कि मन पर्याय ज्ञान 45 लाख योजन के क्षेत्र में गति आगति की अपेक्षा असंख्यात भाव कैसे सीमित हो सकते हैं। प्रश्न समझ में आया? मन पर्याय ज्ञान 45 लाख योजन जानता है। अब उसमें कोई व्यक्ति बैठा है, अब उनके कितने भाव को जानते हैं? असंख्यात भाव को। अब ये जवाब दीजिए, क्या वो असंख्यात भाव 45 लाख योजन में ही लेगा? ये तो जरूरी नहीं है। असंख्यात भाव तो नरक भी जाएगा, नरक निगोद में भी जाएगा, त्रस में भी जाएगा, स्वर्ग भी जाएगा, वात वलय में भी जाके जन्म ले सकता है। प्रश्न समझ में आया? शंका क्या उठाई गई कि आप कहते हो कि असंख्यात भाव को जानते हैं, तो वो कैसे जानते हैं? क्योंकि 45 लाख योजन में तो असंख्यात भाव नहीं आ जाएंगे कि भाई 45 लाख योजन में आ जाएंगे, चाहे वो मानुषोत्तर पर्वत के पास ही क्यों ना हो, तो भी 22.5 उधर 22.5 इधर, तो फिर कैसे ये कैसे घटित होता है? तो देखिए आचार्य ने कितना अच्छा उत्तर दिया।
जानने योग्य पदार्थ जानने के क्षेत्र में है तो जानेंगे भी, और उस जैसे हम कोई वस्तु को, हम घर में बैठे हैं हम सामने, हम अपने घर का सोफा जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो कहते जानने योग्य योजन के क्षेत्र के बाहर है तो उसका ज्ञान कर लेंगे, लेकिन पदार्थ स्पष्ट नहीं देखेंगे। जैसे पंचमेरु आदि का ज्ञान हम लोगों को है, लेकिन हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो गति आगति असंख्यात भव का ज्ञान उनको हो जाएगा। 45 लाख योजन से बाहर अगर वो जन्म ले रहा है, अथवा 45 लाख योजन के बाहर से आकर के 45 लाख योजन में कोई जन्म ले रहा है, वो ये तो बता देंगे कि वो कहाँ से आ रहा है, पर वो जहां से आ रहा है वहां से किस रूप में आ रहा है वो उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? उत्तर समझ में आया कि नहीं? आवाज डिफरेंस था, मतलब आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा था, बीच में क्लियर नहीं हुआ। प्रश्न नहीं समझ में आया, उत्तर समझ में आ गया। आया समझ में। हाँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई एकदम कोई भी। हाँ, आवाज तेज है। मन पर्य ज्ञान 45 लाख योजन के क्षेत्र में गति और आगति, गति माने कहीं से आके जीव जन्म ले रहा है, 45 लाख योजन से बाहर स्वयंभू रमन से कोई त्रियंच आके जन्म ले रहा है। आगति, गति माने जाना, कोई स्वयंभू रमन में जाके जन्म ले रहा है, कोई मान लो देव से आकर के जन्म ले रहा है 45 लाख योजन में। तो वो कहते हैं कि गति आगति कैसे जानते हैं, क्योंकि 45 लाख आपने कहा, आचार्य को कहा जा रहा कि आचार्य आपने कहा असंख्यात भव जान लेता है, तो वो असंख्यात भव 45 लाख योजन में सीमित कैसे हो सकते हैं? मानी उसी के अंदर में तो मर के रहे, आए तो उसी के अंदर से वो आए। गति आगति मतलब जाए भी 45 लाख योजन में और आए भी तो 45 लाख योजन में ही घूम के आए। बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, असंख्यात भव आपने तो कह दिया कि असंख्यात भव जानता है, ये तो सिद्धांत नहीं बैठ रहा है। तो आचार्य समझाते हैं कि जानने योग्य पदार्थ 45 लाख योजन में होगा तो उसको जानेंगे भी और उसको स्पष्ट रूप से देखेंगे भी। उनको दिखाई, चूंकि मूर्तिक को जानते हैं, वो बिल्कुल मूर्तिक उनमें उनको दिखाई देगा, लेकिन 45 लाख योजन के बाहर की वस्तु को वो जानेंगे, स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे, उसका मूर्त रूप नहीं, उसका आकार नहीं देख सकेंगे। बता देंगे कि भाई उस जगह से आ रहा है, लेकिन वो किस तरह से आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, वो 45 लाख योजन में अगर आ रहा है तो जिस समय जहां जन्म ले रहा है वो बता देंगे, पर कहाँ से किस रूप से आ रहा है वो उनको ज्ञान हो जाएगा कि वो कहाँ, तभी तो गति आगति बताएंगे ना असंख्यात भवों की। तो बोला वो स्पष्ट लेकिन देख नहीं पाते हैं। आचार्यों ने उदाहरण दिया कि जैसे हम पंचमेरु नंदीश्वर दीप वगैरह जानते हैं, लेकिन हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से उनको ये तो ज्ञान हो जाएगा, असंख्यात भव का ज्ञान उनको हो रहेगा, कौन कहाँ से आके जन्म ले रहा है, कौन का मर करके कहाँ जन्म ले रहा है, ये ज्ञान तो उनको हो जाएगा, लेकिन वो स्पष्ट नहीं देखेंगे 45 लाख योजन से बाहर की वस्तु को। लेकिन इसकी सीमा तो 45 लाख योजन ही बताई गई है मति ज्ञान की, तो वो इतना ही ना देखेंगे, वो तो उससे बाहर की बात कर रहे हैं आप कि वो उनको स्पष्ट जान तो जान रहे हैं, पर उसके बाहर तो उनकी सीमा उतनी निर्धारित है। 45 लाख योजन के भीतर का जान भी रहे हैं और
ये हाँ, उनकी सीमा बता दी गई है। स्पष्ट देखने की सीमा है ये। आचार्य यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि स्पष्ट देखने की सीमा, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर घर में बैठे, आपकी आंख जहां तक जा रही है वहां तक आप उस वस्तु को स्पष्ट देख रही हैं, उसके बाहर की वस्तु का आपको ज्ञान तो है लेकिन आप स्पष्ट नहीं देख रहे हैं। तो आचार्य ये कह रहे 45 लाख योजन में तो वो स्पष्ट देखते हैं, लेकिन उन्होंने शंका की कि असंख्यात भव आपने कैसे कह दिए, असंख्यात भव में तो पता नहीं तीनों लोक में कहाँ कहाँ घूमेगा जीव, और ये तो मात्र 45 लाख योजन जान रहे हैं, और आपने कह दिया असंख्यात भव को जानता है। तो क्या असंख्यात भव 45 लाख योजन में ही होगा क्या? ऐसा होता है क्या कहीं? तो आचार्य उसका उत्तर दिए कि वो स्पष्ट नहीं देखेंगे 45 लाख योजन से, लेकिन उनको ये ज्ञान रहेगा कि ये किस भाव में था पहले, किस उस भाव में था, उस भाव में उसका मूर्त रूप, मान लीजिए कोई 45 लाख योजन से, जैसे स्वयंभू रमन में कोई मत्स्य है, वो बता देंगे 2.5 दीप में आके जन्म ले रहा है, तो भी वो मत्स्य यहाँ जन्म लेकर के 45 लाख योजन में यहाँ जन्म रहा। लेकिन कोई उनसे पूछे कि वो मत्स्य कितना बड़ा है, 1000 योजन का है कि 500 योजन का है कि 200 योजन का है, तो वो कहेंगे मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, मैं केवल ये जान रहा हूँ कि वो आकर के मनुष्य लोक में जन्म ले रहा है। वो उसका आकार नहीं देख सकेंगे, लेकिन उनको ये ज्ञान हो जाएगा कि वो आकर के यहाँ जन्म ले रहा है या यहाँ का जीव जाके कहाँ जन्म ले रहा, ये उनको समझ में आ जाएगा। मतलब 45 लाख योजन के अंदर तक का उनको दिख भी रहा है और उनको ज्ञान भी हो रहा है, उससे बाहर क्या जो है वो उनको स्पष्ट दिख नहीं रहा है, ज्ञान हो रहा है। हाँ, ये यहाँ से आया, ये वहां से आया, यही तो बात हुई ना इसमें। हाँ, यही बात हुई। हम लोग तो जानते ही नहीं थे, हम तो अभी विशेष विवेचन जब पढ़े सब चीज का तब इतना जानने में आया। हाँ, नहीं अभी जो आप बता रही हैं उसके हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि आप जो समझा रहे हैं यही बात हुई। हाँ, यही बात है भाभी। आगे और बताना था लेकिन समय खत्म हो गया है। कोई खास एक आध प्रश्न लेना है तो ले लीजिए। पूछ रही थी मैं उस टाइम पूछ रही थी कि क्षायोपश्मिक होता है जो सम्यक दृष्टि, उसका एक दिन आपने बताया था कि अगर 100 वेदक है, वेदक सम्यक दृष्टि, तो 5वां भाग यानी 20 तो मिथ्यात्व, उसका 5वां भाग और कुछ बताए थे, क्या बताए थे? वो प्रकरण आया था ना कि कोई प्रथम सब सम्यक तो करता है। हाँ, तो प्रथम सम्यक करता है तो उसमें से कितने जीव छायोपशमिक होते हैं, कितने छायिक हो जाते हैं और कितने मिथ्यात्व में चले जाते हैं। हाँ, यही था। परसेंटेज एक संख्या प्रज्यूम करके समझाए थे। तो कोई तो छायोपशमिक बन जाएंगे, छायोपशमिक से छायिक बन जाएंगे और कोई मिथ्यात्व में चले जाएंगे, ये चीज बताया गया था। छायिक नहीं बताए थे, छायिक नहीं बताए थे। एक मिनट मंजू जी, छायिक तो बनता ही नहीं है। कितने मिथ्यात्व में जाएंगे, कितने सम्यक मिथ्यात्व में जाएंगे और कितने सम्यक्त्व में जाएंगे। तो वो था कि उसका अनंतवां भाग, उसका अनंतवां भाग, इस तरह से था। तो क्या बताइए आपने जैसे 100 का एग्जाम्पल दिया था कि अगर 100 है वेदक सम्यक दृष्टि तो 5वां भाग यानी 20 तो मिथ्यात्व में जाएंगे, फिर बाकी बचे हुए 80 हैं, उसके 5वें भाग यानी 16 कहाँ जाएंगे? वो सम्यक प्रकृति या सम्यक्त्व में, क्या बताए थे? हाँ, 5 से डिवाइड करना है। 5 को हमने अनंत माना था और 100 जीवों ने प्रथमोपशम सम्यक्त किया। अनंत उसका अनंतवां भाग हमने उसको 5 से भाग दिया अनंत से, तो आया 20। 100 में से 20 घटा दिए तो 80 तो मिथ्यात्व में जाएंगे। अब बच गए 20 को फिर 5 से भाग देंगे तो 520 मानी 20 में 20 में से फिर जो 4 हैं, 4 उसमें घटा देंगे तो 16 चले गए सम्यक मिथ्यात्व में और 4 जाएंगे सम्यक्त्व में। अनंतवां 5वां भाग तो 20 बचा ना, 80 थोड़ी बचेगा। 100 में 5 का भाग दिया तो 20 होगा ना, 20 को माइनस कर दिया ना। तो आपने 80 बताया कि अभी 80 तो मिथ्यात्व में। हाँ,
अनंतवा भाग वो कहाँ पर आया था, पूरा थोड़ा देख के बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो हाँ अनंतवा भाग ये पहले शायद मिथ्यात्व को ही प्राप्त करा रहे हैं। 80 तो बचेगा नहीं, उतना नहीं जाएगा सम्यक मिथ्यात्व में, 80 ही जाएगा, देखना पड़ेगा देखिए वो। आपने बताया था 5वां भाग यानी 20 तो मिथ्यात्व में जाएंगे, और उसके 5वें भाग बचे हुए के 5वें भाग यानी 80 को 5 से डिवाइड किया तो 16 आया। फिर क्या बताया था वो ध्यान नहीं। लेकिन इतने तो नहीं मिथ्यात्व में तो जाएंगे, ज्यादा ही जाएंगे ना। सम्यक में इतना नहीं जाएंगे। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व में सबसे ज्यादा कम। जाएंगे। हाँ सम्यक, या तो फिर इसका उल्टा कर दें कि भाई 20 तो वैसे ले लेंगे, 20 जाएगा क्षयोपसमिक में, फिर 80 को भाग दिए तो 16 जाएगा उसमें, और बाकी चला जाएगा मिथ्यात्व में। फिर ये ऐसे होगा, वहां पर उल्टा हो जाएगा, फिर ये तो ये देखना तो दीदी पड़ेगा। उसका 3 टुकड़ा होने से हुआ क्या ये काम? हाँ ये हाँ, एक बार आप वापिस कंफर्म बताइएगा, ये नहीं समझ में। 3 प्रकृति सत्ता में हो गई, तो 3 हाँ। प्रकृति सत्ता में हो गई उस जीव की, तो वो जीव कितने, तो मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि 100 जीवों ने प्रथमोपशम किया तो उसमें से कितने तो मिथ्यात्व में चले जाते हैं, कौन कितने के सम्यक प्रकृति उदय में आती है कितने को सम्यक मिथ्यात्व उदय में आता है। ये प्रकरण था वहां पर। हाँ तो ये आप वापिस बताइएगा कल। हाँ देखती हूँ आता है कहीं पर। हाँ कोई बात। ललिता जी जय जिनेन्द्र, ये समझ में नहीं आया कि मना पर ज्ञान दूसरे के मन को नहीं चाहिए, दूसरे का मन नहीं चाहिए, ये बात समझ में नहीं आई। मैंने तो मना पर ज्ञान कहा नहीं है, या तो आप फिर पूरा बोलिए। विपुलमति ज्ञान। हाँ विपुलमति मना पर ज्ञान, विपुलमति ज्ञान, अभी उसमें मना की पर बहुत ज्ञान का सारी चीज, मैंने तो अभी बहुत सारी चीज उसमें की बताई नहीं है, कल बताऊंगी, आज समय खत्म हो गया है। अभी उसमें बहुत सारा कथन बाकी, विशेष कथन, सामान्य कथन तो ऊपर से निकलती जा रही है। अरे अरे ऊपर से क्यों निकाल रहे हैं इतना बढ़िया से बताने ललिता के जी बाद। 9th वाला एक बार क्या बताते हैं पर याद ही नहीं रहता है। याद तो देखिए, याद तो लिखने से रहेगा, याद तो नहीं रह सकता, याद कैसे रहे। ललिता याद रहता कि नहीं और आ जाता है। आपने खुद से मिक्स हो जाता है। जब समझाते हैं तब तो समझ में आता है और बाद में पता ही नहीं कहाँ पे जाते हैं। ललिता जी सोचते हैं लेकिन रहता नहीं। ललिता जी ये 9th वाला एक बार वापस क्या बोला आपने, एक लाइन बोली न, द्रव्य की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान से स्थूल, इसका अवधि ज्ञान का क्या बताया था आपने? द्रव्य की अपेक्षा अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से स्थूल द्रव्य को जानता है। हाँ, और ये अवधि ज्ञान मतलब कि ये तो मन पर्याय का बताया आपने। अवधि ज्ञान का सूक्ष्म द्रव्य को, अवधि ज्ञान का विषय मन। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अवधि ज्ञान कितना जानता है, विषय को सूक्ष्मता से जानता है। ललिता जी जय जिनेन्द्र। ललिता जी मना पर्याय, विपुलमति तो मना पर्याय है ज्ञान तो। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मन के बिना भी न। भैया ऐसे हैं कि अपने लोग को जाके वीरसेन आचार्य को पकड़ना पड़ेगा कि आपने कैसे लिख दिया कोई उपाय नहीं है। वो लिख रहे हैं, मैं नहीं लिखी हूँ, मेरा लिखा हुआ नहीं है। वीरसेन आचार्य बोल रहे हैं, जीव कांड में बोल रहे हैं कि बिना मन के भी जानते हैं कौन। आप समझिए क्यों ऋजुमति के लिए नहीं लिखा गया। यहाँ ये बतलाना चाह रहे हैं कि विशुद्ध मति है, विपुल मति मन पर्याय कितना विशुद्ध है, उसकी महिमा बता रहे हैं। उसकी महिमा बता रहे हैं कि ये बिना मन के भी जानता है। मन के तो जान ही लेगा। जब जो जैसे कहते हैं कि जो आदमी 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया तो 2 तो चढ़ाई है ना, 2 3 4 5 6 तो चढ़ाई है। तो जो मीरा बन के जान लेता, मन से तो जानेगा, लेकिन विशुद्ध मन प्रियान की विशुद्धता इतनी है कि वो बिना मन के भी जान लेता है। अभी उसका और बहुत सारा कथन है, अभी वो कल करेंगे, आज बहुत लेट हो जाएगा, बच्चों को लेट हो जाता है। विशुद्धता की अपेक्षा आ गया है। हाँ विशुद्धता की अपेक्षा इतना विशुद्ध है ये
तुम्हारा इसको फोन, तुम्हारा बात बहन को का फोन। जानने के लिए किसी के मन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके विशुद्धता तो भी बहुत तो है। केवल ज्ञान से पहले नहीं छूटता, किसी के हाँ? मन का समझ में नहीं आया, तो केवल किसी के ज्ञान से मन की पहले नहीं छूटता, इतनी विशुद्धता होने के कारण ही विपुल पति ज्ञान कौन क्या बोला? किसी के मन केवल ज्ञान से मतलब पहले किसी के नहीं मन